हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई में व्यस्त और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। आज का जो क्लास है हम लोग का, जो फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैट से संबंधित जो हमारा 2 अंकीय प्रश्न होगा, शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसका हम लोग 2 वीडियो लाएंगे 2 भाग में, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, बड़ा है। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक कूलम्ब आवेश जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इस चीज को जानना है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आवेश का मान हमारा दिया है 1 कूलम्ब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, n हमको निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, n बराबर Q बट्टा E, और आवेश का मान 1 है। और यहाँ पे E का मान, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 में 1.6 से भाग लगाएंगे तो 0.625, और 10 के पावर -19 है तो ऊपर जाएगा तो +19। इस दशमलव को 1 अंक आगे कर देंगे तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहाँ पे जो है हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा काफी आसान भी है। अगर आप लोग को कोई तरह का दिक्कत हो तो आप जो है निश्चित रूप से बोल सकते हैं, और आप लोग प्रयास करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन है बन जाए तो उसको जो है स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि जो है आप इसको फिर से नोट भी कर सके। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो आप लोग जान रहे क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण का अर्थ क्या हुआ, तो हम लोग को पता है कि कोई भी वस्तु है वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा। यानी कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या त्याग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन या कभी भी जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा जो है ना पूर्ण संख्या होता है, वही हमारा आवेश का क्वांटमीकरण होता है। इसी बात को यहाँ पे बोला गया है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश E यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है इसका पूर्ण गुणज होगा। तो यहाँ पे पूर्ण गुणज होता है, और इसी बात को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। और यहाँ पे पूछा जाए n क्या है, तो n हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। और E जो है, E का मान फिक्स है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन कर दिए हैं। आप लोग चाहेंगे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग जो है फिर आगे के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है।
यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण मतलब होता है कोई भी चीज को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, यानी उसका ना ही त्याग होने देना, ना ही उसका ग्रहण होने देना, यानी जितना है उस तरह से रखना। यानी संरक्षण मतलब हो गया कि इसको हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही जो है इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत मतलब हो गया कि जो आवेश है, इस आवेश को अगर चाहेंगे कि बनाना, कहीं पे इस आवेश को हम बना सकते हैं, तो ये बात संभव नहीं है। आवेश क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, इसको ना ही बनाया जा सकता है और चाहेंगे आवेश को नष्ट कर दे तो ये भी संभव नहीं है। और यही बात हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। यानी आवेश को ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल और केवल क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसी बात को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर। 4 नंबर में कहा जा रहा है एक ग्लास छड़ को सिल्क से रगड़ने पर दोनों ही आविष्ट हो जाता है, ऐसी घटना दूसरे पिंडों में भी पाई जाती है, बताइए ये घटना आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो कैसे अनुकूल है, इस चीज को जो है बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है ग्लास छड़ और सिल्क। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्लास का रॉड है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, एक हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को हम लोग क्या करेंगे, सिल्क के कपड़ा के साथ रगड़ेंगे। यानी ये हमारा क्या हो गया, ग्लास रॉड हो गया। और इसको हम जो है सिल्क के कपड़ा के साथ रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि आवेश जो है यहाँ पे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चला जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि घर्षण विधि में क्या होता है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वस्तु हमारा धन आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो वस्तु हमारा ऋण आवेश हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही घटना होगा कि ग्लास छड़ को सिल्क के कपड़ा के साथ रगड़ेंगे, तो यहाँ से ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सिल्क के कपड़ा में प्रवेश कर जाएगा। तो ग्लास के रॉड से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ग्लास का रॉड हमारा क्या हो जाएगा, धन आवेश से आवेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा सिल्क के कपड़ा में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो, ये सिल्क का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा। यानी अगर कुल आवेश पूछा जाए तो कुल आवेश यहाँ पे हमारा 0, क्योंकि यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया है। और ये घटना जो है अन्य पिंड पे भी लागू होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है। आवेश संरक्षण सिद्धांत में पढ़े थे कि आवेश को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अगर टोटल आवेश पूछा जाए, यानी इस पर अगर +10 कूलम्ब होगा तो दूसरे पर हमारा -10 कूलम्ब होगा। यानी एक वस्तु से जितना इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे पे उतना ही गया, तो कुल आवेश यहाँ हमारा क्या है, 0 है। और घर्षित करने से पहले, रगड़ने से पहले भी कुल आवेश हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे बताया गया यही बात, एक ग्लास छड़ को सिल्क से घर्षित करने पर कुल आवेश 0 होता है। घर्षित करने के बाद जो है, घर्षित करने से पहले भी क्या है, 0 है, और घर्षित करने के बाद भी जो है कुल आवेश हमारा 0 होगा। कैसे होगा, तो घर्षित करने के बाद ग्लास छड़ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़े में प्रवेश कर जाता है, जिससे ग्लास छड़ जो है धन आवेश से तथा सिल्क ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, और निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, 0 रहता है। इस प्रकार ये घटना आवेश संरक्षण के अनुकूल है, और ऐसी ही घटना जो है अन्य पिंड पर लागू होता है। रगड़ने से पहले कुल आवेश देखिए 0, और रगड़ने के बाद अगर टोटल आवेश पूछा जाए तो वो भी हमारा क्या है, 0 है। तो इस तरह से इसका व्याख्या हम लोग कर दिए। चंदन बता रहे हैं फिर से समझाइए सर।
क्वेश्चन नंबर बताएंगे तभी तो फिर से हम समझा पाएंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर के साथ बताना है, क्वेश्चन नंबर के साथ बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण। तो विद्युत आवेश का तो बहुत सारा गुण आप लोग को बताया गया था, तो उसमें से कोई भी दो आवेश का गुण बता देना है। तो विद्युत आवेश का जो गुण है, इसमें आप लोग बहुत सारा पढ़े थे। आवेश जो हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक हम लोग जान रहे कूलम्ब होता है। विमीय सूत्र जो है ये हमारा आवेश का आईटी या एटी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे पास समान प्रकृति प्लस और प्लस रहे तो इस दोनों आवेश के बीच हमारा क्या होगा, विकर्षण हो जाएगा। जो हमारा समान प्रकृति है, अगर हमारे पास माइनस माइनस रहे, समान प्रकृति है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, विकर्षण होगा। और एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है, असमान प्रकृति है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समान प्रकृति में जो है विकर्षण और असमान प्रकृति में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भी हमारा आवेश का गुण है। तो समान प्रकृति के आवेशों में विकर्षण और असमान प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। इसके बाद अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो हमारा आवेश है, ये आवेश क्या करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करता है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में दो गुण पूछा जा रहा है, तो दो गुण हम लोग आसानी से बता दिए। चंदन कुमार, आप बताएंगे कौन सा क्वेश्चन फिर से समझाना है। तो जो क्वेश्चन बोलेंगे उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। अगला हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए किस तरह से। 6 नंबर क्वेश्चन में है किसी अनाविष्ट वस्तु जिस पर जो है 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करना है। आवेश बताना है कि उस वस्तु पे कितना आवेश है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के संख्या को हम लोग n के द्वारा दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पे नजर आ रहा है 10 के पावर 19। यहाँ पे आवेश निकालना है, तो Q बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं Ne। तो n का मान इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 10 के पावर 19 है, और E का वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहा है 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो E का वैल्यू यहाँ पे हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उस वस्तु पे आवेश का गणना करना है। तो यहाँ पे Q बराबर एनी फॉर्मूला लगा दिए, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, तो n का मान रख दिए। Q बराबर एनी फॉर्मूला, E का मान फिक्स है, इतना ही होता है। तो यहाँ पे 10 के पावर 19 है, यहाँ पे 10 के पावर -19 है, ये दोनों हमारा खत्म हो गया। तो हमारा बचा क्या, 1.6। और आवेश का मात्रक हम लोग को पता है क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इस तरह से यदि किसी वस्तु को 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उस वस्तु पे आवेश जो है हमारा कितना हो जाएगा, 1.6 कूलम्ब हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया गया अतः वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन, चूंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, अतः वस्तु पर, अतः वस्तु पर, अतः वस्तु ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट नजर आ रहा है कि वस्तु को क्या किए, इलेक्ट्रॉन दिए हैं,
तो ये वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित होगा, यानी आवेश का जो वैल्यू होगा वो हमारा -1.6 गुना ये -1.6 कूलम्ब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला है 7 नंबर, एक चालक पर 2.4 गुना 10 के पावर 18 कूलम्ब धन आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। क्वेश्चन में चालक पर जो है इतना कूलम्ब धनात्मक आवेश दिया गया है, तो आवेश का मान कितना है, 2.4 गुना 10 के पावर -18 है। आवेश का मान दिया गया है और इस पे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, तो इलेक्ट्रॉन यानी n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो n बराबर हमारा क्या होता है, q बट्टा में e होता है। q आवेश का मान कितना है, 2.4 गुना 10 के पावर -18 और e का वैल्यू आप लोग को पता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहाँ पे अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो यहाँ पे आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे जान रहे हैं 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 और 10 के पावर -19 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 19 में से 18 गया तो 1 बचा यानी 10 बचा, 1.5 गुना 10 कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर दिए। और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहा जा रहा है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर जो है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब धनावेश आ जाता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या सब ज्ञात करना है, रेशम पर आवेश। ध्यान रखना है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़े हैं, तो रगड़ने के बाद 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब धनावेश आ जाता है, तो रेशम पर आवेश किसको रगड़े हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे छड़ पर यानी रॉड पर इतना कूलम्ब धन आवेश आ गया। तो हम लोग को पता है कि जब दो वस्तु को आपस में घर्षित करते हैं तो एक वस्तु धनावेशित होगा तो दूसरा वस्तु हर हाल में क्या हो जाएगा, ऋणावेशित होगा। तो यहाँ पे देखिए छड़ पर यानी रॉड पर इतना कूलम्ब धन आवेश आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रेशम पर पूछा जा रहा है। जब कांच और रेशम को रगड़े हैं तो रगड़ने के बाद छड़ पर जब धन आवेश आया है तो रेशम पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। यानी रेशम पर आवेश क्या हो जाएगा, तो रेशम पर आवेश हमारा ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि दो वस्तु को रगड़ने पर हर हाल में एक वस्तु पे धन आवेश तो दूसरे वस्तु पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो रगड़ दिए तो छड़ पे क्वेश्चन में बता दिया धन आवेश, तो रेशम पे क्या जाएगा, ऋण आवेश। अब क्वेश्चन है छड़ से रेशम पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग को पता है n बराबर q बाय ई फॉर्मूला से निकालते हैं। q बराबर एन ई, तो n बराबर q बाय ई फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आवेश का मान यहाँ पे देखिए कितना है, तो आवेश का मान जो है यहाँ पे हमको दिया गया है q के जगह कितना रखेंगे, तो 3.2 गुना 10 के पावर -19 और e का वैल्यू हम लोग को पता है फिक्स होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो यहाँ पे हमारा सब बात कट जाएगा। देख लीजिए हमारा सब बात कट जाएगा, ये दोनों तो चला ही गया, ये हमारा कितना बार में, 2 बार में आ गया। तो यहाँ पे अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यानी छड़ से
रेशम में जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वो कितना होगा, 2 गो होगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेशम क्षण तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। आप लोग पढ़े हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो द्रव्यमान में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो निश्चित रूप से उस वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आया है उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पे आएगा तो अपना द्रव्यमान लेके आएगा। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान में परिवर्तन निकालते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो क्या गो इलेक्ट्रॉन गया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दे दिया 9.1 गुना 10 के पावर -31 केजी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। 2 हो गया, 9 दूनी हमारा 18 हो गया, गुना 10 के पावर -31 केजी, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 18.2 गुना 10 के पावर -31 केजी। अब यहाँ पे बताएंगे आप लोग किसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षर है और रेशम है। तो क्षर है, रेशम है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षर पर हमारा धन आवेश, मतलब क्षर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्षर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्षर के द्रव्यमान में इतना कमी आएगा। और रेशम के कपड़ा पे इलेक्ट्रॉन आया तो रेशम के कपड़ा पे इतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा क्षर है तो क्षर के द्रव्यमान में, क्षर के द्रव्यमान में, क्षर के द्रव्यमान में 18.2 गुना 10 के पावर -31 केजी की कमी होगी, क्योंकि क्षर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल गया। जबकि जबकि किसके द्रव्यमान में, जबकि रेशम का द्रव्यमान, जबकि रेशम के द्रव्यमान, जबकि रेशम के, जबकि रेशम के द्रव्यमान में, रेशम के द्रव्यमान में 18.2 गुना 10 के पावर, 18.2 गुना 10 के पावर -31 केजी की वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि हो गया, क्योंकि जो हमारा रेशम का द्रव्यमान है, रेशम पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्रवेश कर गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग बता दिए हैं। हाँ सही बता रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, द्रव्यमान में परिवर्तन भी निकाल दिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश q है। विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है, विरामावस्था से त्वरित होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि d दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग, यानी अर्जित वेग जो अंतिम वेग होता है वो अंतिम वेग 2q ed बट्टा में m होगा। ये बात हम लोग को बताना है। यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पता है स्थिर विद्युत बल, जो हमारा बल होता है, पढ़े हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं बल के लिए, यहाँ पे विद्युत तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत तीव्रता की परिभाषा से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो E बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं F बट्टा में Q।
तो यहां से F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ई। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके बाद जो है दूसरे नियम से न्यूटन के दूसरे नियम से न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो न्यूटन के दूसरे नियम से पढ़े हैं एफ बराबर एम ए। अगर इस दोनों समीकरण को एक जगह हम लोग देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरण को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे क्यू ई है, यहाँ पे एम ए है। तो इस तरह से एम ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। और यहां से अगर ए के बारे में पूछे, त्वरण के बारे में, तो हमारा त्वरण जो हो जाएगा क्यू ई बट्टा में एम हो जाएगा। ये बात यहाँ पे त्वरण हमको पता चला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गतिकी के समीकरण से गतिकी के समीकरण से तो गतिकी के समीकरण से आप लोग पढ़े हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा कहाँ से चलता है, विरामावस्था से चलता है। विरामावस्था मतलब जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो डी दूरी, दूरी कितना होगा, डी होगा। तो अंतिम वेग, अर्जित जो वेग है, अंतिम वेग हमको बताना है कितना होगा। यहाँ पे विरामावस्था से चला है, इसका मतलब जो हमारा u होगा, u हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 के जगह 2 है। त्वरण का फॉर्मूला हमारा कितना निकला है, क्यू ई बट्टा में m निकला है। और दूरी, कितना दूरी तय कर रहा है, d दूरी। यहां से भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 है, क्यू ई है, फिर हमारा डी है, बट्टा में एम है। यहां से अगर भी पूछा जाए 2QED बट्टा में एम, और यही हमारा दूसरे साइड जाने पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा अर्जित वेग यानी अर्जित वेग है, ये फॉर्मूला कितना निकल गया, √2QED बट्टा में एम। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए यही चीज कर रहा है प्रूव करने के लिए, √2QED बट्टा में एम। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देख लिए। कोई तरह का दिक्कत हो तो बता सकते हैं। गतिकी समीकरण गतिकी समीकरण जो है आप लोग जब पढ़े होंगे फिजिक्स में 11th क्लास में, गति का टोटल 3 गो समीकरण आया था। गति का टोटल 3 गो समीकरण आप लोग पढ़े होंगे। कौन कौन सा समीकरण, तो गति का टोटल 3 समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, इसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बाद v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीनों फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा गति की समीकरण होता है। काइनामेटिक्स जो है फिजिक्स में, वहां पे ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना रहता है। और 11th में पढ़े होंगे, 9th में भी सब फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला जो है, ये सब फॉर्मूला गति चैप्टर जो है उसमें बताया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं इसको गतिकी के समीकरण से। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अंतिम वेग हमको पता करना है, क्योंकि विरामावस्था से यहाँ पे भी हमारा अंतिम वेग, u हमारा प्रारंभिक वेग, a त्वरण होता है, s हमारा दूरी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है इसमें अंतिम वेग निकालना है। विरामावस्था से चला तो प्रारंभिक वेग 0 लिए हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। 8 नंबर चंदन बोल रहे हैं, 8 नंबर फिर से समझाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं एक बार। 8 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 9 नंबर है, ये हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन में तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है
आप लोग पढ़े भी हैं, 8 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग पढ़े हैं कि जब हमारे पास एक कांच का छड़ होता है, घर्षण विधि पढ़े हैं। जिस समय घर्षण विधि आप लोग को बताया गया था, आवेशन का तरीका, उस आवेशन के तरीका में आप लोग निश्चित रूप से पढ़े होंगे कि जब हमारा कांच का छड़ होता है और इसको किसी सिल्क के कपड़ा के साथ जैसे ही हम लोग रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद ग्लास छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ग्लास छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ग्लास छड़ पे हमारा कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। और जो हमारा सिल्क का कपड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पे ऋण आवेश आएगा। ये बात आप लोग घर्षण विधि में पढ़े थे कि जब ग्लास छड़ और सिल्क के कपड़ा को आपस में रगड़ दिए, तो रगड़ने के बाद ग्लास छड़ पे धन आवेश और सिल्क के कपड़ा पे ऋण आवेश। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ग्लास के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़ा पे चला गया। तो जैसे ही रगड़े तो एक वस्तु पे धन आवेश, दूसरा पे ऋण आवेश। क्वेश्चन में बोला गया है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे, देखिए छड़ पे इतना कूलम्ब का धन आवेश, तो एक वस्तु पे अगर धन आवेश आएगा तो दूसरे वस्तु पे हर हाल में क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। तो छड़ पे कौन सा आवेश आ गया? तो छड़ पे धन आवेश आ गया। तो छड़ पे धन आवेश आएगा तो सिल्क के कपड़ा पे, यानी रेशम, सिल्क का हिंदी होता है रेशम, रेशम के कपड़ा पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। यही दोनों रगड़ रहे हैं, कांच की छड़ को और रेशम को रगड़ रहे हैं। तो छड़ पर जो है धनावेश आ गया, तो अगर रेशम पे पूछा जाएगा तो क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब छड़ पे धनावेश आ गया तो रेशम पे क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम जान रहे हैं कि दोगों को जब रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया, तो क्या गो इलेक्ट्रॉन निकल के गया, ये पूछा जा रहा है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? एन बराबर क्यू बट्टा ई, एन बराबर क्यू बट्टा ई फॉर्मूला रख दिए। जो हमारा आवेश है, आवेश का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 3.2 गुना 10 के पावर -19। तो हम भी यहाँ रख दिए हैं आवेश के जगह 3.2 गुना 10 के पावर -19 रख दिए हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का मान तो फिक्स है, हमेशा ध्यान रखना है 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 कट गया, तो 1.6 से यहाँ पे जब भाग लगाए तो 2 बार में कटा, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारा n का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। हम लोग जान रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपना द्रव्यमान लेके निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर आता है तो अपना द्रव्यमान लेके आता है। आप ही कहीं जाते हैं, आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो अपना द्रव्यमान तो घर पे छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो अपना द्रव्यमान तो लेके जाएंगे। वही बात यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन में भी, इलेक्ट्रॉन भी कहीं जा रहा है तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है? 2 गो का। तो एगो का द्रव्यमान हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर -31। तो दुगो इलेक्ट्रॉन है, तो दुगो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे गुना करके हम बता दिए। बता देने के बाद अब देखिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे अपना द्रव्यमान लेके निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगा। इलेक्ट्रॉन इस पे गया, रेशम पे इलेक्ट्रॉन गया, तो रेशम पे इलेक्ट्रॉन गया तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चल रहे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं? आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं? और ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। आवेश घनत्व आप लोग पढ़े हैं कि आवेश जो है 3 तरह के जगहों पे आने पे 3 तरह का घनत्व होता है। जब हमारा आवेश लंबाई है, कोई लंबा वाला छड़ है,
तो आवेश जब लंबाई में आता है तो इसको हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश जब लंबाई में हो तो रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश जब हमारा क्षेत्रफल में हो, आवेश जब कहाँ हो, क्षेत्रफल में हो, तो आवेश क्षेत्रफल में होगा तो इसी बात को हम लोग पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश जब क्षेत्रफल में हो तो पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश जब हमारा आयतन में हो जाए, आयतन में हो जाए, आवेश कहाँ हो जाए, तो आवेश जब हमारा आयतन में होगा, आवेश जब हमारा आयतन में होगा तो इस बात को हम लोग आयतनिक घनत्व कहते हैं। आयतनिक घनत्व कहते हैं। ये बात जो है आप लोग जान रहे हैं। तीनों ध्यान रखना है, तीनों ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन 2 अंकीय रूप में पूछा जा सकता है। लंबाई में आवेश हो तो रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व पूछा जाएगा तो बता सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही पृष्ठीय घनत्व, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही आयतनिक घनत्व कहते हैं। तो अभी हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है पृष्ठीय घनत्व। तो पृष्ठीय घनत्व हम लोग जान रहे हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही क्या कहेंगे, तो पृष्ठीय घनत्व हम लोग कहेंगे। और इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि ए क्षेत्रफल पर आवेश Q हो तो पृष्ठीय घनत्व पूछा जाएगा। तो पृष्ठीय घनत्व क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, यानी पृष्ठीय घनत्व जो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आवेश बट्टा में क्षेत्रफल। पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा में क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा पृष्ठीय घनत्व हो गया। पृष्ठीय घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा में A। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। पृष्ठीय घनत्व यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होता है इसी को हम लोग पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर Q बाई A, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आवेश के रेखीय घनत्व। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि रेखीय घनत्व किसको कहेंगे, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं। और यहाँ पे पूछा जाएगा रेखीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएंगे आवेश बट्टा में लंबाई। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व, इसको हम लोग लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं Q बट्टा में L। L लंबाई है तो यहाँ पे Q बट्टा में L, यही हमारा फॉर्मूला आ गया। यहां तक समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर। 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें भी आप लोग पढ़ चुके हैं विद्युतीय क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत। यानी अगर हमारे पास कोई आवेश का निकाय है और उस आवेश के निकाय द्वारा कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर टोटल जो विद्युत क्षेत्र होता है अलग अलग आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास जो है एक यहाँ पे Q0 आवेश है, इसके चारों तरफ बहुत सारा आवेश है, Q1 है, फिर Q2 है, फिर इसके बाद हम लोग Qn मान लेते हैं। बहुत सारा आवेश है। पहला आवेश के कारण यहाँ पे जो बल लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारा E1 हो गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारा E2 हो गया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारा आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारा En हो गया। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है प्रत्येक आवेश के द्वारा अगर इसके सदिश योग कर देते हैं तो कुल विद्युत क्षेत्र हमको पता चल जाता है। यानी ई नेट अगर पूछा जाए तो प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही हमारा अध्यारोपण सिद्धांत हो जाता है। यही बात लिखा हुआ है आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है अलग अलग आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस बात को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बिंदु ही लिए हैं। इस तरह से
प्रत्येक के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर हो गया। 12 नंबर तक आ गया। इसके बाद जो है हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, कुलम्ब का नियम क्या है, इसका सीमा। कुलम्ब का नियम पढ़े हैं कि कुलम्ब साहब जो है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताए थे। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है और विकर्षण बल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला आवेश है और ये हमारा दूसरा आवेश है। दोनों आवेश को r दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल होता है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमारा यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जो है अगर हम लोग चाहेंगे तो k के जगह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं 1/4πε0, क्योंकि परावैधुता के पद में हम लोग इसी 1/4πε0 को लिखते हैं। यही बात लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो भाषा के साथ साथ ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि हमारा कुलम्ब के नियम में ये फॉर्मूला निश्चित रूप से आता है। और यहाँ पे पूछा जाए 1/4πε0 का मान कितना होता है, इसका मान फिक्स है, नियत है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब इनवर्स 2। और यही बात हमारा क्या है, कुलम्ब का नियम। कुलम्ब के नियम का लिमिटेशन सीमा क्या है, इस बात को भी जान रहे हैं। कुलम्ब का नियम जो है बिंदु आवेश के लिए मान्य है। इसके बाद जो कुलम्ब का नियम है, ये कुलम्ब का नियम विराम में जो आवेश है उसके लिए मान्य है और बहुत ज्यादा दूरी तक ये काम भी नहीं करता है, बहुत अधिक दूरी भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज जान रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में अंतर क्या है, इस चीज को देखना है, इस चीज को देखना है, समझना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं से दिक्कत हो तो बता सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? 12 नंबर क्वेश्चन तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अध्यारोपण सिद्धांत मतलब हो गया, कोई यहाँ पे बिंदु है, आप लोग पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं कि अगर हमारे पास आवेश Q है, अगर हमारे पास आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र वाला में पढ़े होंगे, अगर हमारे पास जो है आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र वाला में पढ़े हैं कि आवेश Q है, तो Q आवेश से r दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है तो 1/4πε0 Q बट्टा में r²। फॉर्मूला पढ़े हैं, तो फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर में तो यही बात कहा गया है कि कोई भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पे पहला आवेश के कारण यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र बोला जाए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1, दूसरा आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र E2, और इसी तरह से बहुत सारा आवेश रहेगा, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो सभी के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र हो रहा है इस बिंदु पे, तो सभी के योग के सदिश योग के बराबर हो जाता है। इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है तो जितना भी आवेश है सभी आवेश के योग के बराबर होता है। इस जगह पे अगर कुल विद्युत क्षेत्र पूछे गए हैं, इनेट पूछा गया है, तो पहला आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, सभी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसी के सदिश योग के बराबर होता है। यही बात हमारा अध्यारोपण सिद्धांत है। अगला हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? कुलम्बर का नियम जान रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत बल में अंतर। तो गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत बल में अंतर भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के बीच लगता है, जबकि स्थिर विद्युत बल किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसमें केवल और केवल आकर्षण होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल में आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। इसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल जो है द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। बीच का माध्यम कुछ भी रहे, हवा रहे,
जल रहे, पानी, मतलब कोई भी चीज रहे बीच का माध्यम, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि स्थिर विद्युत बल जो है बीच का माध्यम अगर बदल दे तो लगने वाला बल का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दो आवेश हवा में है, समान दूरी पर तो अलग बल लगेगा, इसी दोनों आवेश को पानी में लेके चले जाएंगे तो लगने वाला बल का मान बदल जाएगा। यानी स्थिर विद्युत बल जो है आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो स्थिर विद्युत बल की तुलना में कमजोर होता है, दुर्बल होता है। जबकि स्थिर विद्युत बल जो है हमारा बहुत ज्यादा प्रबल होता है, मजबूत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला भी जान रहे हैं, न्यूटन साहब दिए थे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो यहाँ पे जो नियम दिए थे उसी के अनुसार ये हमारा फॉर्मूला भी यहाँ पे देख रहे हैं। F बराबर जो है G m1m2 बट्टा में आर स्क्वायर, जी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। इसी तरह जो हमारा स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल में कुलम्ब साहब फॉर्मूला दिए थे F बराबर K Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर K का मान पूछा जाए तो K बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब इनवर्स में 2। इस तरह से यहाँ पे K का वैल्यू है। इस चीज को भी देख लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर। चलिए इसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता को हम लोग जान रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पूछा जाए तो मात्रक हम लोग बता सकते हैं, किस फॉर्मूला से बताएंगे, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है Q2 है बट्टा में आर स्क्वायर है। इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को जब हम ऊपर भेजे हैं तो ये हमारा 1/4 पाई हो गया। फिर इसके बाद गुना में जो हमारा F है वो ऊपर है तो यहाँ आने के बाद नीचे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है जैसे Q1 है Q2 है बट्टा में आर स्क्वायर, सेम इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर जो है 1/4 पाई हमारा एक संख्यात्मक मान है, चूंकि पाई का मान जान रहे 3.14, तो इसका कोई मात्रक बीमा होता नहीं है, एक संख्या ही है, ऊपर में आवेश है। तो आवेश, पहला आवेश का भी मात्रक कुलम्ब, दूसरा आवेश का भी मात्रक कुलम्ब हो गया, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। यहाँ दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। यहां से जब न्यूटन को ऊपर भेजेंगे तो न्यूटन इनवर्स 1 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर को जब ऊपर भेजेंगे तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, कुलम्ब स्क्वायर है तो यहाँ पे कुलम्ब स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग निकाल दिए। इसके बाद कह रहा है विमीय सूत्र भी निकालना है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र यहाँ पे बताना है। विमीय सूत्र भी बता सकते हैं सेम इसी फॉर्मूला से। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कितना आ गया, 1/4 पाई आ गया, गुना में 1/f है, गुना में पहला आवेश है दूसरा आवेश है, बीच की दूरी का स्क्वायर। तो संख्यात्मक मान का ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है, इसका कोई मात्रक बीमा होगा ही नहीं। आवेश का पढ़े हैं कि IT या हमारा AT होता है, तो दोनों आवेश के लिए हम लोग IT रख दिए, पहला आवेश के लिए भी IT, दूसरा आवेश के लिए भी IT। यहाँ पे रख देने के बाद जो हमारा बल है, बल का विमीय सूत्र होता है MLT इनवर्स 2।
और जो दूरी है, दूरी का मात्रक तो मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन विमीय सूत्र जो है दूरी के लिए हमारा होता है एल स्क्वायर। दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल होता है, तो आर स्क्वायर है, इस कारण से हम लोग क्या लिख दिए, एल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे जो m है, टोटल हमारा एगो m है, इस m को जब ऊपर भेजेंगे तो m इनवर्स 1 हो गया। l देखिए, यहाँ दो गो है, यहाँ एगो है, तीन गो l हो गया। जब इस l को ऊपर भेजेंगे तो l के पावर -3 हो जाएगा। ऊपर में दो गो टी है, टी स्क्वायर पहले से है, और नीचे में टी पे पावर -2 है। जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, दो गो यहाँ से है तो टी के पावर 4 हो गया, और दो गो हमारा आई है तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र यानी विद्युतशीलता का विमीय सूत्र भी हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। सर 15 नंबर फिर से बताइए। 15 नंबर में कहाँ कोई दिक्कत है? 15 नंबर जो है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का जो है आपको मात्रक और विमा कह रहा है बताने। तो ये हमारा स्थिर विद्युत बल, कूलम्ब के नियम से ये बल पढ़े हैं, ये बल फॉर्मूला पढ़े हैं। इस फॉर्मूला में जो एप्सिलॉन नॉट है, इसी एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजे हैं। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ऊपर भेज दिए हैं, अब बल को नीचे ले आए हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब एक साइड नीचे रहता है तो दूसरे साइड जाने के बाद ऊपर चला जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, बल नीचे आ गया, तो 1/4 पाई संख्यात्मक मान का ना ही मात्रक और ना ही विमा होता है, तो इसका छोड़ दिए। आवेश है तो आवेश का मात्रक जान रहे कूलम्ब होता है, पहला आवेश के लिए भी कूलम्ब, दूसरा आवेश के लिए भी कूलम्ब किए हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, हमारा दूरी का मात्रक मीटर होता है, यही दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन जब नीचे से ऊपर गया तो इनवर्स 1, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो -2, और आवेश तो हमारा ऊपर पहले से ही है तो कूलम्ब स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे किस भौतिक राशि का क्या मात्रक विमा होता है ये आपको ध्यान रखना है, और बल का क्या विमीय सूत्र होता है, दूरी का क्या होता है, ये सब जब क्लास स्टार्ट किए थे बेसिक क्लास, उस समय ही मात्रक विमा सारा चीज बताए थे। सभी चीज एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे कहिएगा कि बल का विमीय सूत्र कैसे आ गया, तो बल का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, F बराबर m में, वहां से हम लोग निकाले हैं। तो बहुत सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बल का विमीय सूत्र आप लोग याद रखिए यहाँ पे, नहीं तो बल का फॉर्मूला लगाइए F बराबर m में, तो m द्रव्यमान का बड़ा m होता है और त्वरण का LT इनवर्स 2 होता है। तो ये सब तो ध्यान रखना, बेसिक बात है। 16 नंबर क्वेश्चन, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल रेखाएं खींचे। समान बिंदु आवेश है, समान बिंदु आवेश बोला गया है। अगर हम प्लस चार्ज लेते हैं तो दोनों का दोनों हम लोग क्या लेंगे, प्लस चार्ज लेंगे। तो विद्युत बल रेखा आप लोग पढ़े हैं, विद्युत बल रेखा धन आवेश से जो है विद्युत बल रेखा बाहर निकलता है, धन आवेश से निकलता हुआ नजर आता है, ऋण आवेश पे समाप्त होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे धन आवेश के कारण हम लोग जो है बल रेखा खींच रहे हैं, तो धन आवेश के कारण बल रेखा जो है यहाँ पे दूर की तरफ, और यहाँ पर स्पेशल अगर सिर्फ सिंगल आवेश देंगे तो यहाँ पे बल रेखा इस तरह से हम लोग धन आवेश के लिए खींच सकते हैं, अगर सिर्फ एक सिंगल हमारा धन आवेश रहा तो। यहाँ पे कह रहा दो समान बिंदु आवेश के निकाय, यानी दोनों आवेश मिला के एगो निकाय बनाया गया, दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक है, तब बल रेखा खींचना है। तो यहाँ पर प्लस और प्लस है, दोनों समान प्रकृति के आवेश में जान रहे कि विकर्षण होता है, एक दूसरे को धकेलेगा, इसके कारण ऐसा बल रेखा निकला। यहाँ पे इसके कारण जो है ऐसा बल रेखा निकला, इसके कारण भी ऐसा बल रेखा निकला। तो यहाँ जो जगह है, इस जगह दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है, धकेल रहा है, धकेलने के कारण जो हमारा बल रेखा होगा वो हमारा बल रेखा कुछ इस तरह का नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे धकेलने के कारण ये बल रेखा जो है बाहर के तरफ तो निकलता हुआ निश्चित रूप से नजर आएगा, लेकिन ये इस तरह से दूर भाग रहा है तो ये विकर्षण वाले बात को
दर्शा रहा है। अगर हम दोनों का दोनों ऋण आवेश लेते तो सेम इसी तरह का खींचते, लेकिन ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर जाता है तो अंदर की ओर जाता हुआ हम लोग यहाँ पे दर्शाते। तो समान बिंदु आवेश के कारण कर रहा है, तो समान बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे हम लोग बल रेखा को खींच दिए। एप्सिलॉन नॉट का मतलब फिर से समझाइए। एप्सिलॉन नॉट जो है आप कूलम्ब के नियम में पढ़े हैं। अब अगर कूलम्ब के नियम में कूलम्ब के नियम में स्थिर विद्युत बल में पढ़े हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इस विद्युतशीलता का परिभाषा भी लिखाए हैं, विद्युतशीलता का परिभाषा भी लिखाए हैं। अगर सभी बातों को यहाँ पे बताने लगेंगे तो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन में ही आपका 1-2 घंटा बीत जाएगा। टोटल आप लोग को लगभग 2.5 से 3 महीना ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ाया गया है। तो कुछ बेसिक बात जो है वो चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप लोग विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बारे में जान रहे हैं, तो कूलम्ब के नियम में बताया गया था हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, वहां पे इस चीज को देख लेंगे। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है। आप लोग को बताए थे समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखा जो खींचा गया था इस तरह से एक दूसरे के समांतर था, और यहाँ पे एक दूसरे के समांतर था। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र था इसी बात को हम लोग बोल रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा के गुण में लिखाए थे, विद्युत बल रेखा के गुण में लिखाए थे कि एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा एक दूसरे के समान दूरी पर होती है। अगला हमारा है, धातु की सतह पर विद्युत बल रेखाएं सदैव अभिलंबता में ही क्यों होती है। आप लोग पढ़े थे कि जो हमारा धातु होता है, इस धातु के सतह पे जो विद्युत बल रेखा होता है, कोई भी चालक है उस चालक के सतह पर जो है विद्युत बल रेखा सदैव लंबवत होता है, अभिलंबता होता है। क्यों होता है, क्योंकि धातु का सतह जो है ये हमारा समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ मतलब जान रहे हैं कि जहां पे विद्युत विभव हमारा समान होता है। तो सम धातु का जो सतह होता है वो हमारा कैसा होता है, समविभवी पृष्ठ होता है। अतः सतह के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, और समविभवी पृष्ठ में जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, शून्य कार्य होता है। तो ध्यान रखेंगे धातु की सतह पर विद्युत बल रेखा अभिलंबता इसलिए होता है क्योंकि धातु का जो सतह होता है वो हमारा समविभवी सतह होता है। तो समविभवी सतह होने के कारण ही ये हमारा विद्युत बल रेखा सतह के लंबवत होगा। इस चीज को भी देख लिया 18 तक। अगला हम लोग जो है 19 नंबर, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ पे इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है, क्यों नहीं काटता है। तो विद्युत बल रेखा जब पढ़े थे विद्युत बल रेखा, तो विद्युत बल रेखा में आप लोग जान रहे हैं कि विद्युत बल रेखा जो होता है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत तीव्रता के दिशा को दर्शाते हैं। विद्युत बल रेखा जो है विद्युत तीव्रता के दिशा को दर्शाया जाता है, और यहाँ पे जो हमारा धन आवेश है, धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता दूर की तरफ ये विद्युत बल रेखा, और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखा जो है आवेश की ओर होता है। यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे को नहीं काटता है, इसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे एक धन आवेश हम लोग ले लेते हैं, दूसरा हम लोग ऋण आवेश लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे विद्युत बल रेखा निकलता है
तो धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखा दूर की तरफ, ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखा आवेश की ओर। और प्लस और माइनस है तो यहाँ पे हमारा आकर्षण होगा। आकर्षण होगा जिस कारण से यहाँ पे बल रेखा धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश पे जाके समाप्त होगा। धन आवेश से निकलेगा, ऋण आवेश पे हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये हमारा विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है जो धन आवेश से निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऋण आवेश पे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे विद्युत तीव्रता का दिशा बताइए, तो विद्युत तीव्रता का दिशा जिस समय विद्युत बल रेखा बताया गया था उस समय आप लोग को बताया गया था कि जो हमारा विद्युत बल रेखा है, इस विद्युत बल रेखा के कोनों भी बिंदु पे हम लोग तीव्रता का दिशा बता सकते हैं। और तीव्रता का दिशा बताने के लिए वहां पे हमको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, स्पर्श करता हुआ रेखा खींचना पड़ेगा। जैसे ये हमारा बल रेखा है, तो इस बिंदु पर अगर हमको तीव्रता का दिशा पूछा जाए तो यहाँ से स्पर्श करता हुआ रेखा खींच देते हैं, तो यह विद्युत तीव्रता का दिशा होगा। अगर हमको इसी बल रेखा पे इस जगह तीव्रता का दिशा पूछा जाए, इस जगह पे तीव्रता का दिशा पूछा जाए, तो यहाँ से स्पर्श करता हुआ रेखा खींचेंगे, यही तीव्रता का दिशा होगा। इस जगह अगर तीव्रता का दिशा पूछा जाए तो यहाँ से स्पर्श करता हुआ रेखा खींचेंगे, यही तीव्रता का दिशा। यानी विद्युत बल रेखा पे स्पर्श करता हुआ जो रेखा खींचेंगे वही हमारा तीव्रता का दिशा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकता है, इसका क्या रीजन है? अगर हम कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए हम लोग ऐसा मान ले कि जो हमारा विद्युत बल रेखा है एक दूसरे को काट दिया, पहला विद्युत बल रेखा दूसरा विद्युत बल रेखा है, दूसरा विद्युत बल रेखा है, एक विद्युत बल रेखा आया और इस दोनों को काट दिया। कुछ देर के लिए अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो क्या ये वास्तव में संभव होगा कि नहीं होगा, इसी बात को हम लोग को जानना है। वास्तव में संभव होगा कि नहीं होगा, इस बात को सोचिए। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि विद्युत बल रेखा जो होता है, विद्युत बल रेखा, इसके किसी भी बिंदु से स्पर्श करता हुआ रेखा खींचते हैं, वही हमारा तीव्रता का दिशा होता है। अगर यहाँ पे इस जगह, इस जगह पे अगर इस रेखा के कारण तीव्रता का दिशा पूछेंगे तो इस रेखा के कारण तीव्रता का दिशा हमारा क्या हो जाएगा? आगे की ओर आ जाएगा। इस रेखा के कारण अगर हम लोग तीव्रता का दिशा अगर हमसे कोई पूछ दिया जाए, इस रेखा के कारण तीव्रता का दिशा, ये रेखा के कारण, तो तीव्रता का दिशा हमारा इस तरफ आ गया। लेकिन इसी बिंदु पे अगर इस रेखा के कारण तीव्रता का दिशा पूछा जाए तो यहां से स्पर्श करता हुआ खींचेंगे। अब देखिए जिस जगह पे कट रहा है, दोगो रेखा कटा, पहला दूसरा, दोगो रेखा कटा, तो जिस जगह कट रहा है, इस जगह कट रहा है, तो इस जगह पे विद्युत तीव्रता का दोगो दिशा हो गया। और सदिश राशि का नियम होता है कि सदिश राशि तभी संभव है जब कोई भी बिंदु हो, कोनो एक बिंदु हो, तो वहां पे उसका एक गो दिशा होगा, एक से ज्यादा दिशा हो जाएगा तो वो हमारा सदिश रहेगा ही नहीं। यानी यहाँ पे अगर काटने वाला बात जैसे ही सोचेंगे तो विद्युत तीव्रता हमारा अदिश राशि कहला जाएगा। लेकिन ये विद्युत तीव्रता अदिश राशि होता नहीं है, इसलिए हमारा जो मानना है ये हमारा गलत है, ये बात हमारा पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो यही बात लिखा गया है कि हम जानते हैं कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है जिसके कारण किसी एक बिंदु पर इसका एक ही दिशा संभव है। यदि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, और इसका अदिश होना संभव नहीं है, अतः विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये क्वेश्चन का जवाब इससे में पूछ दिया है हमसे कि आप बताइए क्या दो समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकता है? तो हम बताएंगे नहीं, दो समविभवी सतह भी एक दूसरे को नहीं काट सकता है। इस तरह से हम लोग 19 नंबर देख लिए। अगला प्रश्न हम लोग का है 20 नंबर।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसको जानेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा जो है निश्चित रूप से आप लोग पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के कारण ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। कोई आवेश है, इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या बना लेता है आवेश, हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक यह दूसरे आवेश पे बल लगाता है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। कोई आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश में अगर कोई दूसरा आवेश आता है, कोई भी दूसरा आवेश अगर आ गया इस क्षेत्र में, तो ये आवेश जो है, ये आवेश उस आवेश पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तो जो बल लगा वही बल हमारा क्या होता है, विद्युत तीव्रता होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता कहलाता है, विद्युत तीव्रता कहलाता है, विद्युत तीव्रता कहलाता है। यहाँ पे अगर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला पूछा जाए, तो विद्युत तीव्रता हम लोग बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल F हो, यदि विद्युत क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर, Q आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F हो, तो विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E बराबर हमारा F बट्टा में Q, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं आसानी से। अगला हमारा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या पढ़े हैं, समान परिमाण का दो विजातीय आवेश, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों को लाइन कट जाने के कारण एकाएक बोर्ड जो है ऑफ हो गया है। बीस नंबर क्वेश्चन तक पुरा देते हैं, इसके बाद जो है फिर अगले क्लास में हम लोग रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन तक पुरा लीजिए। यहाँ पे लाइन जो है एकाएक झटका दे दिया है।
कहाँ पे हम लोग थे? 21 नंबर पे हम लोग पहुंच गए थे। देखिए कम से कम 25 पुरा देते हैं फास्ट में। बोर्ड धोखेबाज है। बोर्ड धोखेबाज नहीं होता है, लाइन धोखेबाज होता है। लाइन झटका दिया जिस कारण से बोर्ड ऑफ हो गया। इसमें बोर्ड का क्या गलती? देखिए यहाँ पे हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 21 नंबर में बोला गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि समान परिमाण का दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर रखा गया है। तो यही निकाय हमारा अल्प दूरी पर रख दिए, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक आवेश और इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समान परिमाण का दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर रख दिए, तो यही निकाय हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इस विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है, यही हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक आवेश तथा आवेशों के तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसको सूचित किससे करते हैं? तो P द्वारा। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव अगर यहाँ पे माइनस क्यू रख दिए, यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू रख दिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या ले लिए? तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो है हम लोग डी ले लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच का दूरी डी ले लेते हैं। तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा सूचित किए हैं। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू डी हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। और दिशा आप लोग से पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, तो दिशा आप लोग पढ़े हैं ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या हो जाएगा? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है।
तो SI मात्रक जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। SI मात्रक जो है, SI मात्रक, तो यहाँ पे SI मात्रक हम लोग बता सकते हैं आवेश और दूरी। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। और दूरी का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यहाँ पे SI मात्रक पूछा जाए तो SI मात्रक जो है हम लोग बताएंगे कूलम्ब मीटर। और इसी बात को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? CM। कूलम्ब मीटर को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? CM। इस तरह से इसका मात्रक हम लोग बता दिए, तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। सही, इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर तो अभी सेम बात बताई थे, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता का मात्रक यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। 22 नंबर जस्ट परिभाषा पढ़े थे। मात्रक जो इसका हो जाएगा E बराबर फॉर्मूला F बट्टा Q पढ़े थे, तो F का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। और आवेश नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा सेम लिख लेना है और मात्रक के रूप में क्या लिखना है? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1। अगला है गॉसीय पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? गॉसीय पृष्ठ आप लोग पढ़े थे, गॉस का नियम। गॉस साहब बताए थे विद्युत फ्लक्स के बारे में। क्या बताए थे? गॉस साहब बताए थे कि कोई भी सतह, तो सतह कैसा होना चाहिए? बंद सतह होना चाहिए। बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है, यानी ये सतह हमारा बंद है और इस सतह के अंदर अगर हमारे पास आवेश Q है, तो इस बंद सतह से जो फ्लक्स गुजरता है, ये फ्लक्स जो होता है, इसके अंदर जो आवेश है, इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर इस सतह से बाहर हमारा Q1 आवेश है, तो इस आवेश से हमको कोई मतलब नहीं है। सतह के अंदर जो आवेश होगा, उसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है उस सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पे गॉस साहब ये बात बताए थे। और तो गॉस साहब जो बात बताए थे उसमें जो सतह लिए थे, कैसा सतह लिए थे? बंद सतह लिए थे। तो जब हमारा सतह बंद होगा तो यही सतह जो है गॉसीय पृष्ठ हो जाता है। यहाँ पे किसी आवेश को परिबद्ध, आवेश को यानी बंद करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है, बंद पृष्ठ, उस आवेश का क्या कहलाता है? गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। और गॉसीय पृष्ठ के द्वारा देखे थे, गॉस के प्रमेय का उपयोग हम लोग किसमें किए थे? विद्युत तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो गॉसीय पृष्ठ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? विद्युत तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। और जहां पे कूलम्ब का नियम लगाना क्या है? कठिन है। तो इस तरह से 23 नंबर को भी देख लिए। अब हम लोग चल रहे 24 नंबर। 24 नंबर, तो 24 नंबर है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं कि जो हमारा विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा, अगर हमारे पास ये बंद सतह है, बंद सतह है, इस सतह से जो हमारा बल रेखा गुजर रहा है, तो गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या इस बंद सतह के अंदर, जैसे अगर ये हमारा बंद सतह कर देंगे, तो इस सतह से गुजरने वाले बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स बोले थे। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ का क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। इसके अलावा भी हम लोग क्या पढ़े थे? विद्युत फ्लक्स, विद्युत तीव्रता, किसी सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? किसी सतह से होकर, किसी सतह से होकर, और सतह कैसा होना चाहिए? बंद सतह। किसी बंद सतह से होकर, किसी बंद सतह से होकर
गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का, विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल को पढ़े हैं, या तो एस के द्वारा दर्शा सकते हैं या हम लोग ए के द्वारा। क्षेत्रफल सदिश को किससे दर्शा सकते हैं? या तो ए के द्वारा या एस के द्वारा। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स है, कह रहा है मात्रक, तो एस आई मात्रक लिख देते हैं इसका। एस आई मात्रक इसका जो है हम लोग बता सकते हैं। जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़े हैं न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1। और जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से इसका ऐसा है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स में 1, इस तरह से। और इसका जो है एक तो मात्रक इसके फॉर्मूला से लिख दिए, इसका दूसरा मात्रक भी हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका कहा जाए और मात्रक बताइए, तो यहाँ पे अथवा में हम लोग दूसरा मात्रक भी बोल सकते हैं। जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, E बराबर V बट्टा आर फॉर्मूला पढ़े थे। तो वोल्ट बट्टा मीटर भी आता है, वोल्ट बट्टा मीटर आ गया। E के लिए क्या लिख सकते हैं? वोल्ट बट्टा मीटर, वोल्ट बट्टा मीटर। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों हमारा कट गया, तो वोल्ट मीटर, इसका जो है वोल्ट मीटर भी मात्रक होता है। और मात्रक भी आप लोग इसका निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही मात्रक हमारा क्या है? पर्याप्त है। इस तरह से फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 1 अथवा में वोल्ट मीटर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बना दिया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E मान दिया है YZ तल के समांतर, यानी तीव्रता का मान जो है, देखिए तीव्रता का जो मान है ये हमारा दे दिया 1.2 I है, फिर इसके बाद 1.6 J है। और जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को S के द्वारा या A के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए 0.2 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल जो YZ तल के समांतर, यहाँ पे हम लोग जो है बता सकते हैं इस बात को, YZ, तो हम लोग जान रहे कि Y तल हमारा ऊपर है, Y हमारा ऊपर है और Z हमारा आगे के तरफ है। इस तरह से Y और Z तल में यहाँ पे कोई सतह है, इस जगह कोई यहाँ पे सतह रखा हुआ है। तो एक हमारा Y तल हो गया, दूसरा हमारा Z तल हो गया। Y तल हो गया, Z तल हो गया। यहाँ पे कोई अगर सतह रखा हुआ है तो इस सतह के क्षेत्रफल का दिशा, सतह पर जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी क्षेत्रफल है उसका दिशा सतह पे लंबवत होता है। अगर इस जगह कोई सतह रख दिए हैं, YZ तल के समांतर कोई सतह रख दिए हैं, तो इस सतह के क्षेत्रफल का दिशा अगर पूछा जाए, इस सतह का दिशा पूछा जाए, यानी जो क्षेत्रफल रखे इसका दिशा पूछा जाए, तो सतह पे लंबवत। तो लंबवत यहाँ पे कहाँ चल जाएगा? एक्स अक्ष के तरफ।
ये y है, ये z है, इसके लंबवत हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से x में हम लोग जान रहे हैं, सदिश पढ़े होंगे x y z। x के लिए i यूनिट वेक्टर, y के लिए j है और z के लिए k है। तो क्षेत्रफल का दिशा जो हमारा है, क्षेत्रफल का जो दिशा हमारा है, क्षेत्रफल का जो दिशा हमारा है, ये क्षेत्रफल का दिशा हमको पता चल गया आई है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इस क्षेत्रफल के दिशा को क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। तो यहाँ पे 2i कैप कर दिए मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट में एस। यहाँ पे बिंदु गुना आप लोग को पता होना चाहिए। बिंदु गुना में आप लोग पढ़े हैं आई का गुना आई के साथ और जे का गुना जे के साथ। तो यहाँ पे एस है, एस हमारा कितना है, 0.2 आई है। इस तरह से यहाँ पे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1.2 गुना 0.2 है। जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.24, इतना ही आएगा। और यहाँ पे जो है इस जगह जे है लेकिन इस जगह जे नहीं है, तो नहीं है मतलब जीरो। जीरो को इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा टर्म क्या रहेगा, जीरो। बिंदु गुना जब पढ़ते हैं सदिश का, वहां आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ गुना करते हैं। तो आई वाला को कर दिए, यहाँ जे तो है नहीं, इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और फ्लक्स का मात्रक हम लोग क्या रख सकते हैं, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब इनवर्स 1, या वोल्ट मीटर भी दे सकते हैं। इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 25 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब जो है यहाँ तक रहने देते हैं, जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, खाना पीना खाइए। सभी बच्चों को एक साथ गुड नाइट।